कल जो हमने पढ़ा था समास किसे कहते हैं उसका आज हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे। और रिकॉल करेंगे समास में हमने आपको बताया था कि समास दो या दो से अधिक पदों को मिला करके समास बनता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर समास बनता है। और जिसमें हमने आपको बताया था कि समास के कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें से 6 प्रकार को आपको बताया गया था। समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। जैसे कि बताया गया था कल आपको अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। हमने कल पढ़ा था अव्ययीभाव समास के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो है ना तत्पुरुष समास और बाकी समास को, जो 6 होते हैं उनमें से बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास को। और कल हमने पढ़ा था अव्ययीभाव समास के बारे में। अव्ययीभाव समास के बारे में जैसे कि आपको जानकारी होगा, अव्ययीभाव समास में बताया गया था कि जिस समासिक शब्द का पहला पद क्या हो, प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। कुछ नोट में भी बताया गया था कि जिस समासिक शब्द में शुरू में लगा होता है यथा, प्रति, ये जो शब्द लगे होते हैं वह जो होता है ना अव्ययीभाव समास होता है। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास क्या होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम छोटा जो है ना वर्ड लाए हैं जिसके आधार पर हम पूरे डिफिनीशन को जान सकते हैं। जैसे कि दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का डिफिनीशन इस प्रकार है, परिभाषा इस प्रकार है, जिस समासिक शब्द का क्या हो, दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे दूसरा पद प्रधान है कैसे, जैसे कि रोग पीड़ित एक शब्द है। रोग पीड़ित जो शब्द है इसका हम समास विग्रह करेंगे तो यह बनेगा रोग से पीड़ित। रोग पीड़ित, यहाँ पर पीड़ित की प्रधानता है। वह कोई व्यक्ति है जो किससे पीड़ित है, रोग से पीड़ित है। तो यहाँ पर पीड़ित पर प्रभाव पड़ रहा है, पीड़ित पर ज्यादा हमको जोर पड़ रहा है, इसलिए मेरा क्या है, ये रोग पीड़ित जो शब्द है तत्पुरुष समास है। और रसोई घर दूसरा शब्द है, रसोई घर। रसोई घर का हम समास विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, रसोई घर। यहाँ पर घर की प्रधानता है, चाहे वह घर आपका किसी प्रकार का हो, रसोई घर हो या अन्य प्रकार का घर हो, यहाँ पर घर की प्रधानता है, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। दूसरा बात, तत्पुरुष समास को पहचानने का एक और तरीका होता है। क्या होता है कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह लगे होते हैं। बाकी सब जितने भी समास हैं उसमें कारक चिन्ह नहीं लगे होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया होता है। कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया होता है, का प्रयोग किया गया होता है, किया गया होता है। जबकि अन्य किसी समास में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया होता है, केवल तत्पुरुष समास में ही कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया होता है। इस तरह हम जानेंगे कि ये तत्पुरुष समास है। यहाँ पर हम ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी तत्पुरुष समास के जो शब्द लिखे गए हैं वह विग्रह करने के बाद क्या उसमें कारक चिन्ह आ रहे हैं। जैसे कि से, तो से जो होता है कारक चिन्ह के अंतर्गत आता है, के लिए कारक चिन्ह के अंतर्गत आता है, के लिए इसमें भी है, से कारक चिन्ह के अंतर्गत आता है। गंगा जल में का, गंगा जल का विग्रह करेंगे तो गंगा का जल, जिसमें का क्या है, कारक चिन्ह है। राजपुत्र का, राजा का पुत्र, इसमें का क्या है, कारक चिन्ह है। नरोत्तम, नरो में उत्तम, इसमें क्या, में आपका क्या है, कारक चिन्ह है। इस तरह भी हम पहचान सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास है। जिसमें कारक चिन्ह आएगा वो तत्पुरुष समास होगा, या जिसका दूसरा पद प्रधान होगा वो तत्पुरुष समास होगा। इस तरह हम तत्पुरुष समास को जानेंगे। अब आता है तीसरा है आपका कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास जैसे कि इसके शब्द में ही इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है, इसका परिभाषा इसके शब्द में ही छुपा हुआ है। जैसे कि कर्मधारय समास का परिभाषा होता है विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, यानी जिस समासिक शब्द से क्या विशेषण का बोध होता है या विशेष्य का बोध होता है उसमें कर्मधारय समास होता है। यानी जिस समासिक शब्द में विशेषण और विशेष्य का बोध कराता है वो कर्मधारय समास होता है। जैसे कि विशेषण में आपके बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे कि आपका जो है ना नया, पुराना, काला, ठीक है ना, पीला, ये सब विशेषण का शब्द है। और महान, ये सब विशेषण का शब्द है। और विशेषण के शब्द किसी विशेष्य के आगे लगा होता है। विशेष्य क्या होता है? तो विशेष्य का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा हम जानते हैं जिसको इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। संज्ञा को ही विशेष्य कहा जाता है। संज्ञा का ही रूपांतरित है विशेष्य। और जो है ना विशेषण जो होता है किसी न किसी विशेष्य अर्थात संज्ञा के आगे लगा हुआ होता है। तो संज्ञा के आगे जो लगता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। और जिस शब्द में विशेषण लगा हुआ होता है वह जो है कर्मधारय समास कहलाता है। और इसका विशेषण होता है, साथ ही एक और इसके डिफिनीशन में हम जोड़ सकते हैं, इसके द्वारा पहचाना जा सकता है कि इसमें तुलना कराया जाता है, किसी से किसी का तुलना कराया जाता है। और इसमें जो होता है ना तुलना कराने वाला जो वर्ड इसमें यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वह कहलाता है आपका क्या? कर्मधारय समास। तुलना में कराया जाता है। जैसे कि चंद्रमुखी, घनश्याम, ये सब जो शब्द हैं, चंद्रमुखी का मतलब क्या है? चंद्रमा के समान जिसका मुख होगा वो कहलाएगा चंद्रमुखी। चंद्रमुखी का मतलब क्या है? जिसका चंद्रमा के समान मुख हो। तो यहाँ पर मुख का तुलना किससे किया गया है? चंद्रमा से किया गया है। मुख का तुलना किया गया है चंद्रमा से, इसलिए क्या है? कर्मधारय समास है। और इसमें विशेषण बताया जाता है। अब हम इसमें जो एग्जाम्पल लिखे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देंगे कि किस प्रकार इसमें जो है ना विशेषता बता रहा है। जैसे कि 9 युवक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 9 युवक में युवक क्या है? एक विशेष्य है। और विशेष्य के आगे क्या लगा हुआ है? 9 लगा हुआ है। 9 मीन्स क्या होता है? 9 का मतलब यहाँ पर संख्या नहीं होगा, 9 का मतलब यहाँ नया होगा। 9 मीन्स नया, ठीक है ना, क्योंकि शब्द के अनुसार उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ 9 का अर्थ कहीं पे संख्या होता है, लेकिन यहाँ 9 का अर्थ संख्या नहीं होगा। 9 का मतलब नया होगा। 9 युवक मतलब क्या? नया युवक, ठीक है, नया युवक यानी नया है जो युवक। तो नया आपका क्या है? जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं न्यू। न्यू क्या है? आपका जो है ना एडजेक्टिव है, इंग्लिश में बोला जाता है, जो आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण है। उसी तरह महापुरुष, महापुरुष का भी हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? महान है जो पुरुष। तो महान आपका क्या है? विशेषण है कि पुरुष की विशेषता को बता रहा है कि पुरुष कैसा है? महान है। पुरुष कैसा है? महान है। इसलिए ये क्या है? महापुरुष आपका जो शब्द है क्या है? कर्मधारय समास है। पीताम्बर, पीताम्बर का विग्रह करेंगे। पीला है अंबर जिसका, वह व्यक्ति जो पीला अंबर धारण करता है, पीला वस्त्र धारण करता है। अंबर मीन्स क्या होता है? अंबर मीन्स होता है वस्त्र, कपड़ा। अंबर मीन्स होता है वस्त्र, यानी जो पीला वस्त्र धारण करता है अर्थात वो पीला अंबर जिसका हो वो कहलाता है पीताम्बर। तो पीला हमारा क्या हुआ? कर्मधारय समास के अंतर्गत है। और पीला हमारा क्या है? विशेषण है। पीला क्या है? विशेषण है। और पीताम्बर का समास विग्रह होगा पीला है अंबर जिसका। महात्मा, महात्मा का हम विग्रह करेंगे तो महान है आत्मा, वह आत्मा जो क्या हो? महान हो। और महान आपका क्या है? विशेषण है। महान क्या है? विशेषण है। इसलिए महात्मा जो शब्द है आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत है। वैसे ही चंद्रमुखी, चंद्रमुखी का मतलब यहाँ पर मुख का तुलना किया गया है चंद्रमा से, इसलिए यहाँ पर चंद्रमुखी का विग्रह होगा चंद्रमा के समान मुख वाला या मुख वाली। घनश्याम, घनश्याम का मतलब क्या होता है? घनश्याम का मतलब है बादल। घन का मतलब होता है बादल और श्याम मीन्स काला। वह बादल जो काला हो उसे घनश्याम कहा जाता है।
तो यहाँ पर तुलना किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है एक दूसरे का। जिसमें भी कंपैरिजन किया जाएगा या तुलना किया जाएगा उसमें क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है आपका द्विगु समास। इसके नाम में ही इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है। द्विगु समास का क्या है, इसके नाम में इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है। द्विगु का मतलब होता है संख्या, और संख्या का ये बोध कराता है, ये संख्या का बोध कराता है, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे कि जिस समय, जिसका हम डिफिनीशन बोलेंगे, जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्या का बोध कराने वाला हो, जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्या का बोध कराने वाला हो, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। जैसे कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है उससे हम समझेंगे। त्रिभुवन, त्रिभुवन का मतलब क्या है, तीन भवनों का समाहार। अब आपके मन में उठ रहा होगा प्रश्न कि समाहार क्या होता है। समाहार का मतलब होता है समूह, ठीक है ना, समाहार का मतलब समूह होता है। त्रिभुवन का मतलब है तीन भवनों का समाहार। उसी तरह चौवर्णी, चौवर्णी का मतलब है चार आना का समाहार, चार आनों का समाहार चौवर्णी कहलाता है। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, त्रिभुवन में त्रि, चौवर्णी में चौ अर्थात चार, पंचवटी में पांच और नौ ग्रह में नौ, ये सब क्या है, संख्या है। तो जिसमें भी संख्या का बोध होगा वो क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। जिस समासिक शब्द का पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, वह कहलाता है द्विगु समास। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, लेकिन आपको फोकस क्या करना है, आपको फोकस करना है कि जिसमें संख्या का बोध कराने वाला हो, जो शब्द जो है ना संख्या का बोध कराता हो, वह क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। द्विगु समास के बाद हमारा अगला जो है ना समास का भेद आता है, वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस प्रकार हम द्विगु समास को समझे हैं वैसे ही द्वंद्व समास में इसका डिफिनीशन है। जैसे कि द्वंद्व का मतलब होता है दो, द्व और द्व, द्व मीन्स दो, ठीक है ना, द्व और द्व लिखा हुआ है, द्व मीन्स हो गया दो, और इधर भी द्व है, इसका मतलब भी होता है दो, ठीक है ना। जो द्व, द्व का मतलब है दो और दो, मतलब जिसमें दो पद हो और दोनों पद का अपना अपना क्या हो, अर्थ हो, दोनों पद का अपना अपना अर्थ हो। जैसे कि राम श्याम, ठीक है ना, तो अपना अपना जिसका अर्थ होता है वो द्वंद्व समास कहलाता है। जिस समासिक शब्द का दोनों पद क्या हो, प्रधान होता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसकी परिभाषा है कि जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि गौरी शंकर, गौरी शंकर यहाँ पर देखने में तो एक ही शब्द लग रहा है, लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ छुपा हुआ है। गौरी का मतलब यहाँ पर पार्वती होता है, गौरी का मतलब यहाँ पार्वती होता है, और शंकर का मतलब भगवान शंकर होते हैं। तो यहाँ पर दोनों का अलग अलग अर्थ है, गौरी और शंकर। देवासुर, यहाँ पर अ छुपा हुआ है, देव और असुर। देव मीन्स होता है भगवान ईश्वर, असुर मीन्स होता है राक्षस, असुर मीन्स होता है राक्षस, असुर मीन्स होता है राक्षस। तो यहाँ पर दोनों का एक अलग अलग अर्थ निकलता है। देवासुर, पाप और पुण्य, यहाँ पर पाप का एक अपना अलग अर्थ होगा और पुण्य का अलग अर्थ होगा। ठंडा गरम, यहाँ पर ठंडा और गरम, इसका विग्रह करना बहुत आसान होता है, इसका विग्रह करने में केवल और लगाया जाता है। ठीक है, हो गया द्वंद्व समास। जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है ना, जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि गौरी शंकर, देवासुर, पाप, पुण्य, ठंडा गरम, इसमें दोनों पद हैं। अब आता है आपका अंतिम, और अंतिम जो है ना बहुब्रीहि समास। जो समास जो है ना का अंतिम भेद है, बहुब्रीहि समास का होता है जो समासिक शब्द किसी अन्य पद को प्रधानता को बताता है, जो संसार में केवल एक हो, एक होने के अर्थ को बताता है, वह कहलाता है बहुब्रीहि समास। या इसका परिभाषा हम इस प्रकार भी हम कह सकते हैं, जिस समासिक शब्द का कोई पद जो है ना प्रधान या अन्य पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि आपका ना दशानन,
दशानन का मतलब क्या है? 10 है आनन जिसके, अर्थात आनन मीन्स होता है यहाँ पर सिर, जिसके 10 सिर हो। तो बताइए 10 सिर वाला कौन है? रावण। 10 सिर वाला कौन है? रावण, जो अपने आप में खास महत्व को रखता है, ये केवल एक का बोध कराता है, इसका एक अपना अर्थ होता है। तो दशानन अर्थात रावण, चतुरानन अर्थात ब्रह्मा, जिसकी 4 आनन हो, 4 सिर वाला अर्थात ब्रह्मा, ठीक है ना। लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो। तो उदर लंबा किसका है? भगवान, यहाँ पर उदर लंबा है किसका? भगवान शंकर के पुत्र गणेश। गणेश को लंबोदर कहा जाता है। लंब उदर, उदर मीन्स होता है पेट, जिसका पेट लंबा हो वह कहलाता है लंब उदर, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है बहुब्री समास में अन्य पद के रूप में बिना पानी। बिना पानी जो है ना, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो बनेगा बिना पानी। वीणा, वीणा है पानी में जिसके, अर्थात माँ सरस्वती। वीणा है पानी में जिसके, अर्थात माँ सरस्वती। ये जो है ना आपका बहुब्री समास है। नीलकंठ, नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, जिसका कंठ नीला है वह नीलकंठ। तो इस तरह हम लोग का बहुब्री समास तक ही समास खत्म होता है। अब हम लोग ने जितना पढ़ा था समास में उस सबको एक बार रिकॉल करेंगे। जैसे कि समास का पहला भेद बताया गया था अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में आपको बताया गया था कि जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, ठीक है। जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है भेद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में बताया गया है कि जिस समासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। जिस समासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसी प्रकार तीसरा आपका भेद है कर्मधारय समास। जिस समासिक शब्द में इसमें बताया गया है कि जिस समासिक शब्द में एक दूसरे का तुलना कराया जाता है या विशेषता बताई जाती है, जिस समासिक शब्द में एक दूसरे का विशेषता बताई जाए या तुलना कराई जाए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि नवयुवक, महापुरुष, पीताम्बर, महात्मा। उसी प्रकार है हमने पढ़ा द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास में बताया गया है कि जिस समासिक शब्द का क्या पहला पद संख्या का बोध कराने वाला हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि त्रिभुवन संख्या का बोध करा रहा है, चौवर्णी संख्या का बोध करा रहा है, पंचवटी संख्या का बोध करा रहा है और नवग्रह संख्या का बोध करा रहा है। उसी प्रकार हमने पढ़ा था द्वंद्व समास के बारे में, जिसका दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व मीन्स होता है दो, द्व और द्व का मतलब दो होता है। इसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि गौरी शंकर, इसमें दोनों अलग अलग अर्थ को बता रहा है, गौरी और शंकर। गौरी का मतलब माँ पार्वती, शंकर का मतलब भगवान शंकर, देवासुर, पाप और पुण्य और ठंडा और गर्म। उसके बाद में पढ़ा था बहुब्री समास के बारे में। तो बहुब्री समास क्या पढ़ा था हमने? जिसका अन्य पद प्रधान हो वह कहलाता है क्या? बहुब्री समास कहलाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था चतुरानन, दशानन, लंबोदर, बिना पानी, यह सब क्या है? बहुब्री समास हैं। और इस प्रकार हम समास खत्म हो जाता है। समास इस प्रकार खत्म होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। और जिन लोगों ने जो है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने मित्रों को शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।